हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक की सीरीज़ जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पार्ट 1 है। हम इस पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। यूनिट 2 और यूनिट 7 को हम पैरेलल लेके चलेंगे। यूनिट 7 की आधी से ज़्यादा कहानियाँ ऑलमोस्ट अपलोडेड हैं चैनल पर, और यूनिट 2 जो है हम स्टार्ट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल के जो है 4 प्रकरण माने हैं। आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है शुक्ल ने। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा है, इसके 6 प्रकरण हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, इसके 3 प्रकरण हैं। और चौथा भाग है आधुनिक काल गद्यखंड, इसके 2 प्रकरण हैं। आधुनिक काल गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रकरण और आधुनिक काल काव्यखंड, इसके 4 प्रकरण हैं। शुक्ल के अनुसार काल विभाजन, शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है उसको देखते हैं। आदिकाल नामकरण इन्होंने किया है। संवत 1050 से 1375 की जो काल अवधि है इसको आदिकाल के अंतर्गत रखा है। और भक्तिकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है, जिसकी अवधि है संवत 1375 से 1700। रीतिकाल को इन्होंने उत्तर मध्यकाल कहा है, जो संवत 1700 से लेकर 1900 तक है। आधुनिक काल संवत 1900 से 1984। अब शुक्ल की बुक में जो है प्रथम संस्करण का वक्तव्य है, उसको पढ़ेंगे। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह का मतलब होता है परिचय, मतलब कवियों का परिचय, शिव सिंह सैंगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया। उसके पश्चात 1889 में गिरियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। पहला किसने निकाला? शिव सिंह सैंगर ने। कब निकाला? 1883 में। दोनों से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। उसके पश्चात आता है सेकंड जो है वो 1889 में गिरियर्सन ने निकाला, और उनके काव्य वृत्त संग्रह का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान इस ओर गया कि सहस्रों हिंदी की पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों में तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हुई हैं। मतलब जो नागरी प्रचारणी सभा है, जो पुस्तकों को प्रकाशित करने का काम उस समय में करती थी, उसका ध्यान गया कि पता नहीं कितनी जो है पुस्तकें लोगों के घरों में पड़ी हैं, अज्ञात जिनका कोई पता नहीं है, और राज पुस्तकालयों में पड़ी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने नागरी प्रचारणी सभा ने पुस्तकों का कार्य अपने हाथ में ले लिया। कब? 1900 में। और 1911 तक की खोज को अपनी 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत किया। मतलब 1900 से जो है ये ढूंढने का कार्य शुरू करते हैं पुस्तकों को, और 1911 तक इनको जितनी भी पुस्तकें मिलती हैं उसको ये 8 रिपोर्टों में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सैकड़ों अज्ञात कवि थे और ज्ञात कवि थे। उसमें से जो 11 साल इन्होंने जो खोज की है उसमें से सैकड़ों अज्ञात भी कवि थे और ज्ञात भी कवि थे। उनके अज्ञात ग्रंथ भी थे और ज्ञात ग्रंथ भी थे। उनका पता लगाया किसने? नागरी प्रचारणी सभा ने। सन 1913 में इस सारी सामग्री का प्रयोग करके जो नागरी प्रचारणी सभा ने जो भी पुस्तकों को ढूंढा, जो भी ग्रंथों को ढूंढा, उस सब का प्रयोग 1913 में कौन करता है? मिश्र बंधु विनोद करते हैं इस सारी सामग्री का प्रयोग। और उस सारी सामग्री का प्रयोग करने के पश्चात ये अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह निकालते हैं मिश्र बंधु विनोद के नाम से, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भागों का प्रकाशन होता है 1913 में, और चौथे भाग का प्रकाशन होता है 1934 में। मतलब कुल 4 भागों में प्रकाशित होता है। पहले 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में। इधर विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ। तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। मतलब अब जो है उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में जो है हिंदी की उच्च शिक्षा का जो है विधान होने लगा, तो अब शिक्षक भी
और विद्यार्थी भी दोनों इस बात का अनुभव करने लगे कि जो है पढ़ाया कहाँ से जाए, सामग्री कहाँ से हो मिले हमें। शिक्षित जनता की चित्तवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की विभिन्न धाराएं फूटती रही, सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। फिर भी मैंने 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसा निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। फिर 5-6 वर्ष हुए, मैंने छात्रों के उपयोग के लिए कुछ संक्षिप्त नोट्स बनाए। ये शुक्ल जी का कथन है कि 5-6 साल हुए, मैंने जो है छात्रों के लिए संक्षिप्त नोट्स बनाए, जिसमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा तैयार किया। शुक्ल जी का कथन है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले छपता है। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। मतलब कुछ इनको लिमिटेड टाइम मिला शुक्ल जी को, उसके अंदर ही इनको इतिहास को लिख करके जो है पूरा करना पड़ा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए मैं जितनी सामग्री जरूरी समझता था उतनी उस अवधि के भीतर पूरी ना हो सकी। जहाँ तक हो सका उपादान रखकर कार्य पूरा किया। शुक्ल जी कहते हैं कि जितनी सामग्री की मुझे ज़रूरत थी उतनी तो मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन जितनी मिल पाई उससे ही मैंने जो है पूरा कर दिया। जितनी अवधि मुझे मिली थी उसके भीतर ही पूरा कर दिया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक है। पहले काल विभाजन को ही ले लीजिए। जिस काल विभाजन के भीतर जिस ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। मतलब जिस कालखंड में भक्ति की रचनाएं मिली उसको भक्ति काल नाम दे दिया गया। जिस काल के अंतर्गत जो है वीरता की रचनाएं मिली उसको वीरगाथा काल नाम दे दिया गया। जिस ढंग की प्रचुरता है वही ढंग का काल माना जाएगा और दूसरे ढंग की अप्रसिद्धि। ऐसा नहीं है कि उस काल में केवल और केवल उसी से संबंधित रचनाएं थीं, उससे कुछ अलग भी थी, परंतु प्रचुरता जिसकी ज़्यादा थी उसी को उसका नाम दे दिया गया। और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा। इस काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की। देश भाषा मतलब बोलचाल की भाषा जो उस समय में बोली जाती थी, जो आम जन की जो भाषा थी वो देश भाषा कहलाती है। भाषा अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती। अपभ्रंश में जैन धर्म से संबंधित भी पुस्तकें थीं, लेकिन वो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। मतलब जो जैन धर्म की जो ग्रंथ थे उनको केवल और केवल उनका परिचय इसलिए कराया गया है ताकि यह जाना जा सके कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार जो है कब से हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं। उन दोहों से जो है कुछ भी अर्थ नहीं निकाला जा सकता, कोई जिससे नामकरण दिया जा सके ऐसा कोई अर्थ नहीं निकाला जाता, जिसके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति जागृत नहीं की जा सकती। वही कह रहे हैं ना कि जिसके अनुसार मतलब उन फुटकल दोहों से कोई ऐसा अर्थ नहीं निकाला जा सकता जिससे कोई प्रवृत्ति निर्धारित की जा सके कि उसमें क्या प्रवृत्ति थी, उन दोहों के अनुसार उस युग में क्या प्रवृत्ति थी। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका।
टोटल साहित्य की पुस्तकें टोटल जो हैं 12 पुस्तकें हैं जो शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन चार को इन्होंने साहित्य की पुस्तकें माना है, जिसमें विजय हमारी की इसकी ट्रिक है। विजय से विजयपाल रासो, हमीर रासो हमारी से, और दोनों की का मतलब है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। देश भाषा की इन्होंने 8 पुस्तकें मानी हैं। खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो में पहली बार जो है आल्याखंड का मूल रूप में वर्णन मिलता है। आल्याखंड का परमाल रासो से पहले कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता। और खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ये 8 की 8 जो हैं देश भाषा की पुस्तकें हैं। और पहली वाली ऊपर वाली विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये साहित्यिक पुस्तकें हैं। कुल मिलाकर 12 हैं। इनकी 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। मतलब इन्होंने इन 12 पुस्तकों को ही आधार बनाकर जो है वीरगाथा काल नाम दिया है। इनमें से बीसल देव रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली को छोड़कर, बीसल देव रासो को छोड़कर, खुसरो की पहेलियों को छोड़कर और विद्यापति की पदावली को छोड़कर शेष जितनी भी बच जाती हैं 9 के 9 ग्रंथ वीरगाथात्मक हैं। मतलब उन 12 में से अगर 3 को निकाल देते हैं, विद्यापति की पदावली तो जो है श्रृंगारिक है, खुसरो की पहेलियों में जो है भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट होते हैं, और बीसल देव रासो, इन तीनों को निकाल देते हैं तो बाकी जितनी भी बची 9 की 9 पुस्तकें वीरगाथात्मक है, और इसी आधार पर जो है ये आदिकाल नामकरण करते हैं। वीरगाथा काल किया जा सकता है जिस सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है, उसका सम्यक निरूपण पुस्तकों में कर दिया गया है। धन्यवाद। क्लास जो है ऐसे ही चलती रहेगी। एक दिन यूनिट 2 की क्लास और एक दिन यूनिट 7 की क्लास। हम दोनों यूनिटों को पैरेलल लेके चलेंगे, एक दिन यूनिट 2 और एक दिन यूनिट 3। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।